नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। भारत चांद पर है, इसकी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। युवाओं के लिए तो ये क्षण विशेष उल्लास और हर्ष का है, क्योंकि यह क्षण हिंदुस्तान के हर युवा को यह संदेश देता है कि आप कहीं भी खड़े हों, संसाधन कितने भी कम हों, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, अनंत ऊंचाइयों की यात्राएं शुरू की जा सकती हैं। जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा, उस वक्त मैं हाथ जोड़ के मन ही मन डॉक्टर विक्रम साराभाई को नमन कर रहा था और सोच रहा था कि विक्रम साराभाई स्वर्ग से क्या सोच रहे होंगे। तो यही सोच रहे होंगे, वाह रे भारत, जिस कार्य को हमने आरंभ किया था, कितने खूबसूरत अंजाम पर हमारी पीढ़ियों ने पहुंचे। आप गौर कीजिएगा इस बात को कि इसरो जब पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, तो लॉन्चिंग पैड तक रॉकेट ले जाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं थी। एक बैलगाड़ी पर रॉकेट के विभिन्न पार्ट को रख करके, रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट को रख करके पहुंचाया गया था। उस बैलगाड़ी को स्वयं विक्रम साराभाई चला रहे थे। अमेरिकी पत्रकार ने इसकी तस्वीरें खींची थी और मजाक भी उड़ाया था कि जिस देश में रॉकेट के पार्ट्स को ढोने के लिए, ले जाने के लिए गाड़ियां तक नहीं है, उसका सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्वयं बैलगाड़ी हाँकते हुए ले जा रहा है। वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है, लेकिन विक्रम साराभाई और उनकी टीम के उस वक्त के हौसले ने बता दिया था कि संसाधन भले ही ना हो, अगर नियति हो बड़ा करने की, तो बड़ा किया जाता है, बड़ा होता है। और हुआ, उस वक्त भी सफल हुए, आज भी सफल है। जब एपीजे अब्दुल कलाम विक्रम साराभाई के पास आए थे एक स्टूडेंट के तौर पर, बोले थे कि हमें आपके साथ काम करना है, तो विक्रम साराभाई ने उनसे पूछा था तुम्हारा सपना क्या है, तो उन्होंने कहा था मून लैंडिंग। मून लैंडिंग। आज भारत ने मून लैंडिंग कर लिया। सोचिए आप लोग, यह आप लोगों के लिए टास्क है। 20-21 साल का एक लड़का, गरीब परिवार का एक लड़का, अपने एक शिक्षक के पास जाता है और कहता है कि हमारा सपना है मून लैंडिंग। आज के 50 साल पहले के करीब तकरीबन की बात है। शिक्षक उसका मजाक नहीं उड़ाता है, शिक्षक नाराज नहीं होता है। शिक्षक कहता है शाबाश। यह देश के हर शिक्षक के लिए भी सबक है कि उसके सामने जो उसका विद्यार्थी खड़ा है, कभी वो बड़ा सपना देखे तो शिक्षक उसके सपने को उत्साहित करे, उसके सपने को बड़ा बनाए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एक आम विद्यार्थी नहीं, आप एक आम युवा नहीं, आप एक लघु भारत है। आप लोग भी बड़े सपने देखिए, आप लोग भी बड़ा विजन कीजिए, आप लोग भी जहां खड़े हो वहीं से इस बात का संकल्प लीजिए कि हम श्रम करेंगे, सपने देखेंगे, इस राष्ट्र को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और एक दिन आपकी सबकी भी कहानी मेरी तरह कोई शिक्षक आकर के सुनाएगा और समस्त मुल्क को बधाइयां देगा। तो इस संकल्प को लीजिए, बड़ा करना है, कल्याणकारी काम करना है, इस राष्ट्र को, इस दुनिया को कुछ देना है। तो गौरव का क्षण है, हर्ष का क्षण है, बधाइयां बनती हैं और उत्साह भी बनता है। तो उत्साहित रहिए, गौरवान्वित रहिए, अपने भीतर की ऊर्जा का संचार करते रहिए, सकारात्मक सोचते रहिए। सिर्फ आप सोचते तो रहिए, चीजें हो करके रहेंगी। यकीन मानिए, भरोसा मानिए। तो आइए अब अपने एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं। कल एनसीईआरटी 12वीं की खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। समष्टि अर्थशास्त्र समाप्त हो चुका है। 12वीं में 2 एनसीईआरटी है, एक मैक्रो, एक माइक्रो। माइक्रो नहीं पढ़ी जाती है, वो अकाउंटिंग वाले लोग पढ़ते हैं, सीए की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते हैं, उसमें सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। यही वाली एनसीईआरटी आखिरी एनसीईआरटी है। इसके बाद हम किताबों की ओर चलेंगे। तो कल एनसीईआरटी खत्म हो गई, लेकिन एनसीईआरटी के पीछे ढेर सारे शब्द दिए गए हैं। मैं जब उन शब्दों को पढ़ा तो उसमें ढेर सारे शब्द ऐसे मिले जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपको जानना चाहिए।
उसके सभी शब्दों को जब मैंने देखा तो ढेर सारे को तो मैं पढ़ाते वक्त बता चुका हूं, कुछ शब्द जरूरी मिले, इसलिए आज हम उस शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। तो आज एनसीईआरटी की आखिरी चर्चा है, जिसे हम कहते हैं शब्दावलियां, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्दावलियां। इस पर हम बात करेंगे, शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शब्दावलियों में पहली शब्दावली हमें देखने को मिल रही है, नाम लिखा गया है एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। आप कहोगे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? दरअसल आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी इसी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने पूंजीवाद की संकल्पना दी थी। इसी किताब में उन्होंने पूंजीवाद की संकल्पना दी थी। और आपको मालूम होगा कि दुनिया की जितनी भी आर्थिक प्रणालियां हैं, पूंजीवाद आज जब से इसका जन्म हुआ है तब से आज तक एक मजबूत प्रणाली के रूप में हमेशा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा है। और पूंजीवाद की तमाम अर्थव्यवस्थाओं से, या यूं कहिए वैचारिक आर्थिक मॉडल से लड़ाइयां भी हुई, अंततः विजयी पूंजीवाद ही रहा है। क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की जड़ों में पूंजीवाद है, सबसे मजबूत पूंजीवाद है, इसलिए पूंजीवाद के जनक को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और ये हैं हमारे एडम स्मिथ। दूसरा शब्द है आभ्यंतरिक स्थिरक। एक शब्द है आभ्यंतरिक स्थिरक। कभी कभी बदमाशी होता है तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ये सब पूछ देता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि यदि किसी देश में के व्यय जितने हो रहे हैं वो हैं, मतलब निश्चित व्यय हो रहा, खर्चे हो रहे हैं जितने होने चाहिए, कर नियम भी कुछ बदलाव नहीं है, वैसे ही चल रहे हैं, यानी देश के खर्चे हो रहे हैं, जो टैक्स ला है वो काम कर रहा है, टैक्स आ रहा है। इन दोनों के बावजूद आर्थिक दशाएं बदतर स्थिति में पहुंच जाएं। अब ये आर्थिक दशाएं बदतर स्थिति में क्यों पहुंच जाती हैं? कभी कभी उत्पादन कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई महामारी आ जाती है, यानी देश के खर्चे चल रहे हों। जैसे कोरोना एक उदाहरण है। कोरोना में क्या हुआ? देश के अपने खर्चे चल रहे थे, कर नियम काम कर रहे थे, लेकिन अब सी आपदा आई कि पूरी की पूरी देश की आर्थिक दशा बदतर हो गई। अब होता क्या है कि जब ऐसी स्थिति होती है कि आर्थिक दशा बदतर हो जाती है तो लोगों के खर्च में स्वतः बढ़ोतरी हो जाती है, लोगों का खर्च बढ़ जाता है। कोरोना आया तो लोगों का खर्च बढ़ गया था, हर परिवार का मेडिकल खर्च बढ़ गया था, हर व्यक्ति को सैनिटाइजर खरीदना पड़ता था, मास्क खरीदना पड़ता था, अतिरिक्त खर्चे लाने पड़ते थे। अगर किसी को कहीं गाड़ी से जाना था, अकेली गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था। तो होता क्या है कि जब आर्थिक दशाएं किसी भी राष्ट्र की बदतर होती है तो लोगों के खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। इसकी एक वजह महंगाई का बढ़ना भी होता है। तो कुल मिलाजुला कर के महंगाई बढ़े या किसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, खर्चे बढ़ ही जाते हैं जब भी आर्थिक दशाएं बदतर होती है। और जब भी खर्चे बढ़ जाते हैं तो करों में स्वतः कमी आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है और उसके खर्चे बढ़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है टैक्स वो कम ही देगा। तो देश में जो कर इकट्ठा होते हैं उनमें कमी आ जाती है और अर्थव्यवस्थाएं अब से सबसे निचले स्तर पर आकर के स्थिर हो जाती हैं, एक ऐसे लेवल पर आकर स्थिर हो जाती हैं जिससे और नीचे जा नहीं सकती हैं, ऊपर बढ़ने का सवाल नहीं होता है। इसी स्तर को जहां अर्थव्यवस्थाएं स्वतः स्थिर दशा को प्राप्त कर लेती है उसे आभ्यंतरिक स्थिरक कहते हैं। इस शब्द का यही मतलब है। अगली बात करें तो अगला शब्द है संतुलित बजट। संतुलित बजट के बारे में कहा जाता है ऐसा बजट जिसमें करों से प्राप्त राजस्व सरकार के व्यय के बराबर हो, यानी सरकार को जितना टैक्स से पैसा मिल रहा है उतना ही सरकार खर्च कर रही है, अधिक नहीं खर्च कर रही है। यानी कुल मिलाजुला कर के बजट में जितना पैसा मिल रहा है उतना ही सरकार यदि खर्च कर रही है तो कहा जाता है कि यह बजट एक संतुलित बजट है। हम आप कहते हैं ना कि हमारा बजट तो बहुत संतुलित है। भैया जितनी कमाई है उतनी ही खर्चे हैं।
अगर किसी व्यक्ति की जितनी कमाई हो उतने ही खर्चे हैं तो क्या है, संतुलित बजट है। राष्ट्रों के मामले में भी यही होता है कि अगर राष्ट्र को टैक्स से जितना रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही राष्ट्र खर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसका बजट संतुलित है। अगली बात है आधार वर्ष, बेस ईयर। इसको समझाता हूं। देखो, हर अर्थव्यवस्था क्या करती है, अपने वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ और कितनी महंगाई बढ़ी, इसके आंकड़े को निकालने के लिए एक आधार वर्ष चुनती है। जैसे अभी हमारा आधार वर्ष है 2011-12, अभी हमारा बेस ईयर यही है। इसके पहले 2004-5 था, अभी हमारा बेस ईयर आधार वर्ष यही है। तो अर्थव्यवस्थाएं आधार वर्ष चुनती हैं। आधार वर्ष इसलिए चुना जाता है कि इस साल जो भी हमने प्रोडक्शन किया देश के भीतर, वही हमारा क्या है, जीडीपी है। अगर हम इसको और खोल करके कहें तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया, चाहे गुड्स और सर्विस, उसका जो अंतिम मूल्य है, ठीक, वही हमारी क्या है, जीडीपी है। अब इस साल जो प्रोडक्शन किया उसका अंतिम मूल्य जीडीपी है। मान लीजिए हम 2023-24 में खड़े हैं, 2023-24 में खड़े हैं। हमने सपोज दैट ऐसे 100 पेन का प्रोडक्शन किया, और एक पेन की कीमत आज के दौर में 20 रुपया है। तो अगर हमने 100 पेन का प्रोडक्शन किया, ऐसे मान लीजिए हमने कितना किया, 100 पेन का प्रोडक्शन किया और एक पेन की कीमत 20 रुपये है, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 2000 रुपए की हो गई। या इस साल के मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। हम करते क्या है कि जब इस साल जीडीपी निकालते हैं, हम देखते हैं ठीक है भाई, हमने 100 पेन का प्रोडक्शन किया है, इस साल के आधार पर हमारी जीडीपी कितनी हुई, 2000 की। अब हम देखते हैं यही जो 100 पेन का प्रोडक्शन है, इसकी कीमत, इसकी प्राइस हमारे बेस ईयर में क्या थी, हो सकता है कि इस साल पर पेन की प्रोडक्शन कीमत 20 रुपया हो, तो बेस ईयर में 2011 में एक पेन की कीमत 18 रुपये पर पेन हो। तो अगर हम इस साल का जो प्रोडक्शन है उसे बेस ईयर की कीमत पर निकालेंगे तो 100 पेन का बराबर 1800 रुपया हो जाएगा। अर्थात जो पेन हमने इस साल प्रोडक्शन किया, इसको अगर जीडीपी मान लिया जाए तो इस साल की जीडीपी 2000 रुपये है, और इसी साल जो प्रोडक्शन किया इसको बेस ईयर की कीमतों पर निकाला जाए तो 1800 रुपये बनती है। तो ये 200 रुपये का जो गैप है, यही 200 रुपये महंगाई है, इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में बेस ईयर चल रहा है 2011 और 12। अगला शब्द है बंध पत्र, बॉन्ड। किताब पढ़ाएंगे तो बॉन्ड बहुत विस्तार से बताएंगे, यहां शब्द के रूप में बताते हैं, जिसे बंध पत्र कहते हैं। होता क्या है कि देखो, हम सरकार का उदाहरण लेकर के बताते हैं, कारपोरेट भी ऐसा करते हैं। यह गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। जैसे मान लो गवर्नमेंट को चाहिए 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की जरूरत है, कहां से लाएगी भाई? तो गवर्नमेंट के लोन लेने का ये तरीका है, कर्ज माने का तरीका है। गवर्नमेंट क्या करती है, 1000 करोड़ के ढेर सारे पेपर ऐसे छाप लेगी, प्रत्येक पेपर की कीमत मान लीजिए 1000 रुपए रख दिया, चलिए 5000 रख देते हैं। मान लीजिए प्रत्येक पेपर की कीमत 5000 रुपए रख दिया, ठीक। अब 5000 रुपए का 1000 करोड़ में भाग दे दोगे तो निकल जाएगा कितना पेपर छपा। यह जो पेपर है, समझना, यह जो पेपर है यही कहलाता है बॉन्ड, यही कहलाता है बंध पत्र। अब हमने कहा कि एक पेपर की कीमत क्या है, 5000 रुपए। इस बॉन्ड पर, इस बंध पत्र पर एक होता है फेस वैल्यू, अर्थात इसकी कीमत 5000 रुपए है तो ये 5000 इसकी फेस वैल्यू है। फिर इसी पर लिखा होता है इंटरेस्ट रेट,
मान लीजिए इस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर। बॉन्ड के ब्याज दर को कूपन रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी नहीं बताएंगे। बॉन्ड के ब्याज दर को कूपन रेट कहते हैं। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जो 10% का ब्याज मिलेगा। सरकार ये छाप करके जारी कर देती है, आरबीआई से कहती है छाप करके भेज दो। अब सरकार कहती है कि एक निश्चित समय के लिए डालती है। जैसे मान लो सरकार कह दे कि हम 3 साल या 5 साल के लिए जारी कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए जारी कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, सरकार के इस पेपर को, मान लीजिए ये बैंक हो, ठीक, या लोग हो, प्राइमरी डीलर हो, कोई भी हो, या कोई बैंक हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या लोग हों, ये सारे लोग इसे खरीदते हैं। और जब खरीदते हैं तो पैसा क्या देंगे, तो पैसा दे देंगे सरकार को। सरकार ने अपना 1000 करोड़ मार्केट से निकाल लिया। अब सरकार कहती है ठीक है भाई, हमने ले लिया। 3 साल के लिए मान लीजिए सरकार ने जा रहा था, सरकार ने 1000 करोड़ ले लिया, अपना सरकार काम करने लगी। अब प्रक्रिया क्या होती है, इन्होंने खरीदा है तो हर साल पर ईयर इनके अकाउंट में इसका ब्याज आते रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5000 रुपए का एक पेपर खरीदा है, 10% ब्याज है, तो हर साल ब्याज की राशि कितनी मिली, 500 रुपये। तो 500 रुपये हर साल इनके अकाउंट में आते रहेगा। अगर 3 साल के लिए खरीदे हैं तो हर साल 500 रुपये 3 साल आएगा। जब 3 साल पूरा हो जाएगा, जब 3 ईयर पूरा हो जाएगा, तो ये लोग सरकार के पास जाएंगे। ये जो कागज इन्होंने खरीदा है सरकार को देंगे कि भैया अपना बॉन्ड ले लो, और सरकार पुनः इन लोगों को, जो 5-5 हजार रुपये में खरीदा था, सरकार पुनः इन लोगों को पैसा वापस दे देगी। इसे ही बॉन्ड कहते हैं, इसे ही बंध पत्र कहते हैं। कारपोरेट भी इसी तरह से पैसा जुटाता है। ये तो सरकार हो गई। टाटा को पैसे की जरूरत है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी कर देंगे, अंबानी को पैसे की जरूरत है कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी कर देंगे, अडानी को पैसे की जरूरत है कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी कर, इसे ही कहते हैं बंध पत्र। एक टर्म है व्यापक मुद्रा। मुद्रा वाले चैप्टर में हमने आपको विस्तार से बताया था संकुचित मुद्रा किसे कहते हैं, व्यापक मुद्रा किसे कहते हैं, बेस मनी किसे कहते हैं, आधार मनी किसे कहते हैं, ठीक, सारी बातें बताई हैं विस्तार से। तो व्यापक मुद्रा में क्या होता है, जो संकुचित मुद्रा होती है उसको, और प्लस व्यवसायिक बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में जो आवधिक जमा है, यानी टाइम डिपॉजिट जिसे कहते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हम कहते हैं ना 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों में जो आवधिक जमा है और प्लस जो संकुचित मुद्रा है, इन दोनों को जोड़ करके जो निकलता है वही व्यापक मुद्रा कहलाती है। मान लीजिए किसी देश में 1000 करोड़ क्या हो, 1000 करोड़ की करेंसी मार्केट में संकुचित मुद्रा के रूप में हो, व्यवसायिक बैंकों में 10,000 करोड़ जमा हो और 2,000 करोड़, ठीक, जमा हो किसमें, पोस्ट ऑफिस में, तो उस देश की करेंसी में व्यापक मुद्रा हो जाएगी 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 12,000 करोड़ और 1,000 करोड़, ये 13,000 करोड़ कुल व्यापक मुद्रा हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगली बात है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। देखो अब आपको समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये किसी ने एक इंडस्ट्री डाल दी। मान लीजिए हमारे सामने एक बोतल आपको दिख रहा है, पानी बनाने वाली कोई इंडस्ट्री डाल दी। तो इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए भैया, पहले तो इसे पानी चाहिए, इसी पानी को तो फिल्टर करके बेचेगा। प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक चाहिए, ठीक, तभी चाहिए, बोतल बनेगा, पानी बनेगा, ठीक। इसके पैकिंग पर कुछ लेबल ओबल लगाने के लिए पेपर चाहिए, प्लस पैकिंग का सामान चाहिए। ये सारी चीजें कहलाती हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल,
तो आप कहोगे पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? बताता हूं क्या होती है पूंजीगत वस्तुएं। ये इस पानी को फिल्टर करने के लिए, प्लास्टिक से बोतल बनाने के लिए, पेपर से पैकिंग करने के लिए मशीनें भी तो चाहिए। तो इस कंपनी में जो मशीनें लगती है, जो मशीन है, यह कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग में पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कच्चे माल के उत्पादन करने के लिए जरूरी होती हैं। इन मशीनों से उत्पादन इन वस्तुओं का होता है, लेकिन किसके सहारे होता है? इन मशीनों के सहारे। अर्थात पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में तब्दील किया जाता है। कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाना है, तो कपास जो होगा वो कच्चा माल होगा। केमिकल आएंगे, तमाम प्रकार के कलर आएंगे, मजदूर होंगे, काम करेंगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन उस कपड़े बनाने के में जो कपड़े बुनने वाली मशीनें होंगी, जो बड़े बड़े इंजन होंगे, वो क्या होंगी? पूंजीगत वस्तुएं। यानी पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके सहारे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक शब्द बार बार आता है आप लोगों के सामने, पूंजीवादी देश अथवा अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी देश अथवा अर्थव्यवस्था, ठीक? तो किसे कहेंगे पूंजीवादी देश या किसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? थोड़ा इसकी बात करते हैं। देखो, वह देश जहां अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्मों द्वारा किया जाता है उसे पूंजीवादी देश अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्मों द्वारा किया जाता है, उसे हम पूंजीवादी देश कहते हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप यही सोचोगे कि पूंजीवादी फर्में क्या होती हैं? तो पूंजीवादी फर्मों की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्म मतलब उत्पादन के संयंत्र, कंपनियां, फैक्ट्रियां इत्यादि। तो पूंजीवादी फर्मों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता पूंजीवादी फर्मों की ये होती है कि उत्पादन के जो कारक होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थात जो फैक्ट्रियां होती हैं वे सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों की होती हैं, सरकार फैक्ट्रियां नहीं लगाती। तो पूंजीवादी फर्मों की पहली विशेषता क्या है कि जितने भी फैक्ट्रियां होती है, जितने भी फर्म होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, सब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए होते हैं। दूसरी बात, बाजार के लिए उत्पादन होता है। आप कहोगे बाजार के लिए उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो बाजार के लिए उत्पादन का मतलब होता है जिस वस्तु की बाजार में डिमांड हो उसी का हम उत्पादन करेंगे। उन वस्तुओं के उत्पादन की कोई जरूरत नहीं होती है जो ऐसे नेसेसरी हैं। अर्थात जब उत्पादन किया जाता है तो यह देखा जाता है कौन वस्तु बिकेगी। कौन वस्तु बिकेगी। यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वह वस्तु लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक है या नहीं है। महत्वपूर्ण यह होता है कि वह वस्तु बिकेगी कि नहीं बिकेगी, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है। अर्थात बाजार के लिए उत्पादन होता है। यानी उत्पादन को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? डिमांड। तो दूसरी विशेषता होती है कि उत्पादन बाजार का होता है। तीसरी विशेषता होती है कि एक दी गई कीमत, जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, पूंजीवादी फर्में एक फिक्स मजदूरी कर देती हैं और इसी पर मजदूरों को श्रम का भुगतान करती हैं। ऐसा नहीं है बहुत प्रॉफिट कमाएंगी तो मजदूर को भी प्रॉफिट दे देंगे, नहीं। आपको इतनी भी मजदूरी मिलेगी, भले ही वो उनका प्रॉफिट 10 गुना है। इतनी मजदूरी पर मान लीजिए किसी फर्म ने एक साल में 500 करोड़ कमाया और अगले साल इतनी मजदूरी पर हो सकता है मार्केट में उसकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई, वो 5000 करोड़ कमा लिया, यानी 10 गुना कमा लिया। तो ऐसा नहीं है कि 10 गुनी आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी। मजदूरी दर नियत होती है। और साथ ही साथ ये फर्में पूंजी का निरंतर संचय करती हैं, यानी निरंतर अपने प्रॉफिट को इकट्ठा करती हैं और अपने व्यवसाय को और बड़े व्यवसाय में तब्दील करती रहती हैं। इन्हें ही पूंजीवादी फर्में कहा जाता है। अगला शब्द है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऐसी वस्तुएं जो बहुत शीघ्र, अति शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं बल्कि एक कालावधि तक टिकती हैं, उन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहती हैं। जो लंबे समय तक चलती हैं, ये नहीं कि 2-4 दिन में, 10 दिन में
ब्रेड खरीदे खराब हो गया, बटर खरीदे खराब हो गया, नहीं। जो साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल चलेंगे उन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। ठीक। निगम कर, इसे कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं। अब तो किताब पढ़ाने वाले हैं, विस्तार से इन पर चर्चा होगी। जो उद्योगों पर टैक्स लगाया जाता है, जो कॉरपोरेट पर टैक्स लगाया जाता है, उसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। या यूं कहिए प्राइवेट सेक्टर के जो फर्म हैं, जितने भी फर्म हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। एक शब्द है करेंसी जमा अनुपात। ठीक। इसको कुछ ऐसे रखते हैं, किसी भी देश में कितनी करेंसी फ्लो हो रही है, इसका अलग अलग रेशियो निकालते हैं। तो देखा जाता है कितनी करेंसी लोगों ने अपने पास रखी है। पूरे देश के निवासियों ने कितनी करेंसी अपने पर्स में रखी है, अपने घर में रखी है, यानी कैश रूप में अपने पास रखी है कितनी करेंसी, इसका वर्णन निकाल लिया जाता है, इसकी गणना कर ली जाती है। और साथ साथ यह भी देखा जाता है कि कितनी मुद्रा व्यावसायिक बैंकों में लोगों ने जमा की है, कितनी मुद्रा जमा की है। इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है और इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है करेंसी जमा अनुपात। अर्थात सीधी सी बात है, देश में जितनी करेंसी फ्लो हो रही है, अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा करेंसी जमा अनुपात निकालना, देखा जाएगा कि मैंने कितनी करेंसी अपने पर्स में रखी है या घर में रखी है हार्ड कैश के रूप में, मैंने तो नहीं रखी है। ठीक है, हंसते हैं मेरे विद्यार्थी सब। ठीक, मेरी संपत्ति मेरा विद्यार्थी है। और मेरा भविष्य हमारे विद्यार्थियों द्वारा देखे गए सपने हैं। तो फिलहाल मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मुझसे करेंसी जमा अनुपात आपको कैसे परिभाषित करें, मैंने कितनी करेंसी अपने पास रखी है, अपने पर्स में रखी है, घर में रखी है, और मैंने कितनी करेंसी बैंकों में जमा रखी है। इन दोनों का अनुपात निकाल दो तो मेरा करेंसी जमा अनुपात निकल जाएगा। देश का ऐसे ही निकाला जाता है कि देश के नागरिकों ने कितनी करेंसी अपने पास हार्ड कैश के रूप में रखी है और कितनी बैंकों में जमा रखी है। इन दोनों के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। ठीक। अब एक है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, इसका पूरा नाम है केंद्रीय बैंक से ऋण लेने के माध्यम से घाटे की वित्त व्यवस्था। बताते हैं इसको ऐसे बताते हैं। ठीक। बताते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट है, ये बजट लेकर के आई। ठीक, बजट लेकर के आई, इसने दिखाया कि हमने 40 लाख करोड़ हमारी प्राप्तियां हैं, हमारी प्राप्तियां। और अपने बजट में इसने दिखाया कि 45 लाख करोड़, इस साल का बजट 45 लाख करोड़ के ही आसपास का था, 45 लाख करोड़ हमारे खर्चे हैं। यानी हमारा घाटा कितने का है, आय है 40 लाख करोड़, खर्चे है 45 लाख करोड़, तो घाटा जो है 5 लाख करोड़ का है कि नहीं है। ठीक, 5 लाख करोड़ का घाटा है। अब ये जो 5 लाख करोड़ का घाटा है, इसकी भरपाई कैसे होगी, इसकी भरपाई कैसे होगी। इसकी भरपाई के तरीके को ही कहते हैं हम घाटे की वित्त व्यवस्था। इसकी भरपाई को ही हम कहते हैं, भरपाई के तरीके को ही कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब बताता हूं क्या होता है। अब ये 5 लाख करोड़ सरकार को घाटा हो गया, यानी ये जो गवर्नमेंट है, ठीक, ये जो गवर्नमेंट है इसे चाहिए 5 लाख करोड़। ठीक, कहां से लाएगी। तो कभी कभी गवर्नमेंट कुछ पैसा विदेशों से कर्जा मांग लेती है, कुछ थोड़ा बहुत घर के भीतर भी कर्जे ले लेती है, लेकिन ये घर के भीतर कर्जे ज्यादा नहीं लेती है।
क्योंकि मान लीजिए अगर बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से सारा कर्जा ये ले लेंगे तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक प्राइवेट सेक्टर को कर्जा नहीं दे पाएंगे, और जब या देंगे भी तो बहुत महंगे ब्याज दर पर देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को कर्ज महंगे मिलने लगेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा अरे इस देश में या तो कर्ज महंगे मिल रहे हैं या मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम व्यवसाय कैसे करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाने लगेगा, वहां उद्योग लगाने लगेगा। एक दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से जो इन्वेस्टर आता है वो भी सोचता है कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ वहीं के बैंक से मिल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर देखते हैं अरे वहां की सरकार घाटे में है और बैंकों से सारा कर्जा ले लिया, हमको तो मिलेगा ही नहीं, तो वो भी नहीं जाते। इसीलिए सरकार जब घाटे में जाती है तो बैंक से कर्जा नहीं मांगती। तो सरकार करती क्या है, तो सरकार यही घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। तो सरकार क्या करती है, ये 5 लाख करोड़ है, तो सरकार जाएगी, ये सरकार जाएगी अब आरबीआई के पास। सरकार गई किसके पास, आरबीआई के पास। बीच में बनाते हैं, थोड़ा इसको बीच में बनाते हैं, यानी सरकार गई, ये सरकार है, ये सरकार है, ये बैंक के पास कर्जा लेने नहीं जाएगी, ये जाएगी आरबीआई के पास। इसको कितना चाहिए, 5 लाख करोड़, ठीक। अब ये सरकार आरबीआई से कहेगी, सरकार कहेगी कि हमें 5 लाख करोड़ का करेंसी प्रिंट करके दे दो, करेंसी प्रिंट करके दे दो, यानी नोट छाप करके दे दो। सरकार कहेगी आरबीआई से, आरबीआई कहेगी ऐसे थोड़ा दे दो, नोट छापना केवल कुछ मशीन और स्याही का काम थोड़ा है। आरबीआई कहेगी ऐसे नहीं देंगे। आरबीआई कहेगी देखिए हम 5 लाख करोड़ की करेंसी आपको प्रिंट करके देंगे, लेकिन एक शर्त पर, यह जो करेंसी हम देंगे यह हम आपको उधार के रूप में देंगे। किस रूप में देंगे, उधार के रूप में देंगे, एक निश्चित समय बाद आपको चुकाना होगा। तो सरकार कहती है ठीक है। तो आरबीआई कहती है जब हमें 5 लाख करोड़ की करेंसी आपको उधार के रूप में देंगे ना, तो उसके लिए आपको ऐसे नहीं दे देंगे, आपको हमारे पास 5 लाख करोड़ के बराबर की सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होगी, सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होगी, हमको देना होगा, ठीक। सरकार कहती है ठीक है। तो होता क्या है कि 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, अब इस घाटे को भरने के लिए, इस 5 लाख करोड़ के घाटे को भरने के लिए सरकार आरबीआई से करेंसी प्रिंट करवाती है, और वह नई करेंसी सरकार उधार के रूप में लेती है, और जितनी करेंसी प्रिंट करवाती है उतनी प्रतिभूतियां गिरवी रखवा देती है। बाद में सरकार जब इस उधार को वापस करती है, जब इस उधार को वापस करती है तो आरबीआई उनकी प्रतिभूतियां वापस कर देती है। कुल प्रक्रिया यही होता है। लेकिन थोड़ा उससे पहले चलें, अर्थात बात यह निकल करके आई कि सरकार को आरबीआई से क्या है, अपना घाटा पूरा करने के लिए, ये जो 5 लाख करोड़ का घाटा है, इसके लिए, इसकी भरपाई करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपना रही है। और घाटे की वित्त व्यवस्था के तहत किया यह जाता है कि जितना घाटा होता है उतनी की करेंसी आरबीआई प्रिंट करके सरकार को दे देती है, लेकिन जो करेंसी प्रिंट करके देती है वह उधार के रूप में देती है, उसके बदले की प्रतिभूतियां गिरवी रखवाई होती है, सरकार को दे देती है, सरकार अपना काम चला लेती है। इसलिए जब सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है तो करेंसी प्रिंट करवा लेती है, मार्केट में पैसा आ जाता है, कभी कभी महंगाई भी बढ़ जाती है, इसके लिए इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। होता क्या है, सरकार ने करेंसी प्रिंट करवा ली, अब करेंसी मार्केट में आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। कुल मिला करके एक लाइन में, सरकार अपने घाटे की भरपाई के लिए जब आरबीआई से करेंसी प्रिंट करवाती है और वह करेंसी उधार के रूप में लेती है तो उसे ही घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। प्रक्रिया ये है। अब अगली बात, एक शब्द है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है जब पूंजी स्टॉक में एक काल अवधि के अंतर्गत टूट फूट हो जाती है। अभी हमने आपको बताया था पूंजी,
किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए पूंजी क्या है? जो उसमें मशीनें लगी हैं, जो मशीनें लगी हैं वह क्या है? पूंजी है। यह मशीनें ही क्या हैं? पूंजी है। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मशीनें लगी हैं 100 करोड़ की। फैक्ट्री 1 साल चलती है, 1 ईयर चलती है, तो 1 ईयर में इन मशीनों में कुछ टूट फूट होगी, कुछ घिसावट होगी, और इन सब का परिणाम है मशीनें पुरानी होंगी। तो देखा जाता है कि जो टूट फूट और घिसावट हुई है वो कितने पैसे की हुई है। तो मान लीजिए 100 करोड़ की मशीनें हुई लगी हैं और जो टूट फूट और घिसावट हुआ है उसकी वैल्यू निकाल लिए 10 करोड़। तो इसी 10 करोड़ को क्या कह देते हैं? मूल्य ह्रास कह देते हैं। यानी पूंजी पहले पिछले साल, 1 साल पहले, बिफोर 1 ईयर, इस फैक्ट्री में पूंजी कितनी थी? 100 करोड़ की। लेकिन आफ्टर 1 ईयर 100 करोड़ में से 10 करोड़ घटाना पड़ेगा। यह 10 करोड़ क्या है? मूल्य ह्रास है। अब पूंजी कितनी बची? 90 करोड़ की। तो जो टूट फूट और घिसावट होती है वही क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। एक शब्द है अवमूल्यन। ठीक, देखो, एक अवमूल्यन, जब कोई राष्ट्र अपनी आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर खुद प्रयास करके अपनी मुद्रा के वैल्यू को गिरा देता है तो उसे ही कहा जाता है अवमूल्यन। अर्थात कोई राष्ट्र अपने करेंसी की कीमत में कमी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन। ठीक, एक शब्द है आदेश मुद्रा, इसे फिएट मनी भी कहते हैं। आदेश मुद्रा का मतलब वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। समझाते हैं इसे। जैसे मान लो सोने का एक सिक्का हो, इतना बड़ा सोने का सिक्का लोगे, गोल्ड कॉइन्स लोगे, मान लो इतना बड़ा गोल्ड सोने का सिक्का है। ठीक, दुकानदार कहेगा यह 50,000 का है। क्यों 50,000 का है भाई? क्योंकि इसके भीतर जो सोना लगा है, वह सोना 50,000 के बराबर है। यानी सोने के सिक्के का जो 50,000 आप कीमत देख रहे हो, यह इसलिए कीमत है क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य है। आंतरिक मूल्य है। ठीक, लेकिन मान लीजिए आपके पास 500 रुपए की नोट हो, इसका क्या आंतरिक मूल्य है? अरे भैया, इस 500 रुपए की नोट में तो 2 रुपए का पेपर लगा हुआ है, 2 रुपए का कागज लगा हुआ है और बमुश्किल से 1 रुपए की स्याही लगी हुई है और छाप दिया गया है। इसका तो कोई आंतरिक मूल्य है ही नहीं। फिर ये 500 रुपए का नोट क्यों हो गया? दरअसल इसका भले ही आंतरिक मूल्य ना हो, लेकिन सरकार के आदेश ने इसकी वैल्यू 500 क्रिएट कर दी। इसीलिए उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन दिया जाता है। तो ऐसी मुद्रा को इसका 500 मूल्य कैसे कब हो रहा है? जब सरकार आदेश दे रही है कि इसका 500 रुपये मूल्य हो जाए। यानी इस मुद्रा ने जो 500 रुपए की वैल्यू अर्जित की है, यह सरकार के आदेश से की है, इसलिए इसे आदेश मुद्रा भी कहते हैं। ठीक, इसे फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी मतलब, फिएट का मतलब होता है हुक्म द्वारा जारी मुद्रा। फिएट शब्द का मतलब होता है आदेश, तो इसे आदेश मुद्रा भी कहते हैं और हुक्म मुद्रा भी कहते हैं। हुक्म द्वारा जारी किया जाता है। तो जो हमारे पास 500, 200, 100 की नोट हो, सब आदेश मुद्रा है। एक शब्द है राजकोषीय नीति। हम पढ़ते हैं किसी देश की राजकोषीय नीति के बारे में। याद रखना, राजकोषीय नीति में और कुछ नहीं, सरकार के खर्च का स्तर क्या है, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो, सरकार जो अंतरण यानी जो ट्रांसफर पेमेंट कर रही है, जो लोगों के खाते में पैसे डाल रहे, गरीबों के, विधवाओं के, किसानों के, मजदूरों में, साथ साथ सरकार ने जो टैक्स ढांचा बनाया हुआ है कि जनता से कर कितना लेना है, कैसे लेना है, इन तीनों के लिए अध्ययन को ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। एक बात जान लीजिए, जो सरकार है 1 रुपया खर्च करती है तो उसके पहले उसकी नीति बनाती है, और 1 रुपए की इनकम भी लाती है तो उसकी नीति बनाती है।
यही इसीलिए इसे वैधानिक सरकार, सरकार का मतलब ये नहीं कि ऐसे खर्च कर दे और कुछ भी आपसे ले ले। हर रुपए खर्च करने के लिए भी पॉलिसी होती है और हर रुपए प्राप्त करने के लिए भी पॉलिसी, और रुपए के प्राप्त करने के लिए जो नीतियां होती हैं और रुपए के खर्च करने के लिए जो नीतियां होती हैं, इन्हीं दोनों नीतियों को मिलाकर के हम कहते हैं राजकोषीय नीति। यानी राजकोषीय नीति का सीधा सा मतलब होता है, राजकोषीय नीति का सीधा सा मतलब होता है, राजकोषीय नीति का सीधा सा मतलब होता है कि पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा कहां से, आएगा कहां से, और पैसा खर्च कहां से होगा, पैसा खर्च कहां होगा। इन दोनों के संबंधित, इन दोनों से संबंधित जो नीति होती है, जो पॉलिसी होती है, उसे ही हम कहते हैं राजकोषीय नीति, उसे ही हम कहते हैं राजकोषीय नीति। पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां से, इन दोनों से संबंधित जो नीति होती है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। क्लियर हो गई। अगली बात है उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक क्या होते हैं, माने किन किन चीजों से उत्पादन होता है। भूमि, भैया कुछ भी उत्पादन करना है, जमीन खरीदोगे ना, आसमान में जाकर के नहीं उत्पादन करोगे। भूमि पहली चीज। दूसरी चीज, उत्पादन के लिए श्रम चाहिए। श्रम मतलब मजदूर, मजदूर मतलब किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाला हर आदमी सिर्फ मजदूर होता है। उस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मैनेजर है और सबसे अधिक तनख्वाह पाने वाला, और इंडस्ट्री के दरवाजे पर जो चौकीदार बैठा हुआ सबसे कम तनख्वाह वाला, सब मजदूर हैं। तो मजदूर चाहिए, समझ में आ गई बात। तीसरी चीज चाहिए पूंजी, यानी पैसा चाहिए। पैसा रहेगा ना तभी मशीन खरीदोगे, बिजली लगवाओगे, कच्चा माल खरीदोगे, सब कुछ करोगे। और चौथी चीज को कहते हैं उद्यम वृत्ति, उद्यमशीलता। ये तीन चीजें ही मिलने से उत्पादन नहीं होगा। ये तीन चीजें जब उस आदमी के पास होती हैं जिसमें कुछ नया करने की क्षमता हो, रिस्क लेने की क्षमता हो, जिसे कहते हैं उद्यमशीलता, तब जाकर के उत्पादन होता है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों को, हम टाटा को क्या कहते हैं, उद्यमी हैं। हम अंबानी को क्या कहते हैं, उद्यमी हैं। किसी ने अगर छोटी सी बेकरी भी डाल दी ब्रेड बनाने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी है। कोई भी व्यक्ति जो छोटा या बड़ा उत्पादन कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी है। क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर उद्यमशीलता है, उद्यम की प्रवृत्ति है। ढेर सारे लोग होते हैं जिनके पास लैंड भी होता है, वो श्रमिक भी रख सकते हैं, पैसा भी, लेकिन उद्यम नहीं कर पाते हैं। इन तीनों चीजों के साथ साथ उद्यमशीलता का होना, कुछ नया करने की प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। तो इन चार चीजों को उत्पादन के कारक कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। उत्पादन के कारकों में इन तीन के साथ उद्यमशीलता का मिश्रण होना अनिवार्य है, क्योंकि यही तीन मिलते हैं जब किसी उद्यमशील व्यक्ति के हाथ में जाते हैं, तब वह व्यक्ति उद्यम शुरू करता है और उत्पादन होता है। तो ये चार कारक उद्यम प्रवृत्ति के होते हैं। अगला शब्द है महामंदी। देखो, जब कोई अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक, हमने पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी में, निगेटिव ग्रोथ दर्शाती है, उसे मंदी कहते हैं। जब लगातार 3 तिमाही तक दर्शाती है, यानी 9 महीने, तो उसे तकनीकी मंदी कहते हैं। लेकिन जब कोई अर्थव्यवस्था 3 साल, 4 साल, 5 साल तक एक साथ निगेटिव ग्रोथ में जाती है, तो उसे महामंदी कहते हैं, ग्रेट रिसेशन कहते हैं। यूरोप में आई थी महामंदी, 1929 से लेकर के 1934 तक चली थी। 1929 से लेकर के 1934 तक चली थी। सोचो कितना, 5 साल चली थी। हुआ क्या था कि 1929 में न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उस न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से गिरावट शुरू हुई, यानी अमेरिका के शेयर बाजार में तेजी से गिरावट शुरू हुई। इसका असर अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, और पूरा अमेरिका और यूरोप
5 सालों तक आर्थिक मंदी का शिकार रहा। दुनिया की पहली मंदी जो इतना लंबा चली और सभी धनी देशों को प्रभावित किया, इसे ही महामंदी कहा गया। इस दौरान अमेरिका और यूरोप में एक साथ देखा गया था कि निर्गत में भारी गिरावट आई थी, अर्थात उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी थी। इतिहास जब आप लोग पढ़ोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के उत्थान में इस महामंदी की भी एक वजह थी। तो 1929 से महामंदी चली थी 1934 तक। 1929 से शुरू हुई थी, 1934 तक चली थी। धीरे धीरे इससे देश बाहर निकल गए। अगली बात है उच्च शक्तिशाली मुद्रा। उच्च शक्तिशाली मुद्रा बहुत नॉर्मल चीज है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जो मुद्रा होती है वही उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है। भारत के लिए उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका के लिए क्या है? डॉलर। ब्रिटेन के लिए क्या है? पाउंड। चीन के लिए क्या है? रेनबी या युआन। जापान के लिए क्या है? येन। अर्थात कोई भी देश जिस मुद्रा को अपनाता है वह उस देश की उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहलाती है। ठीक। एक शब्द है मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक, किसे कहते हैं? याद रखना, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पादन प्रक्रम में होता है उसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ये पर्स है, इसमें लेदर का प्रयोग हुआ है उत्पादन के दौरान, तो लेदर क्या हो गया? चमड़ा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। मान लीजिए इस पर एक लोगो लगा दिया गया है, स्टील का लगा के चिपका दिया गया है, तो स्टील क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी मध्यवर्ती वस्तुएं से जिनसे किसी और चीज का उत्पादन हो जाता है वो क्या हो जाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। जैसे कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं, ठीक, ये सब क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है तो उसमें जो फोम के सीट है, रबड़ है इत्यादि क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। यानी इन्हीं के सहारे जो फाइनल वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे मान लो हमने टी शर्ट पहना हुआ है, कपड़े का बना है, तो इसमें 3 चीज है। जो कपास है वह कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। इससे जो धागे बने हैं, फाइबर बने हैं, धागे बने हैं, यह मध्यवर्ती वस्तु है। और इससे अंतिम में जो कपड़ा बना है वह अंतिम वस्तु है। कच्चा माल कपास, इसको बना दिया गया फाइबर धागों में, उससे बना कपड़ा। तो धागा क्या है? वो मध्यवर्ती वस्तु है। एक शब्द है अंतिम ऋणदाता। सीधी सी बात है। देखो, कोई भी, ये है कोई हमारा कमर्शियल बैंक, कोई भी हमारा व्यवसायिक बैंक है, कोई भी, मान लो एसबीआई है, पीएनबी, एचडीएफसी, कुछ भी है। इस बैंक के पास सामने तरलता संकट आ जाए, तरलता संकट मतलब पैसे का संकट, पैसे का संकट। मान लीजिए कल किसी को पेमेंट देना है और इसके पास पैसा ही ना हो, चेक लगा हुआ है, बैंक की स्थिति हो, पैसा ही ना हो। तो जब पैसा नहीं होगा तो ये बैंक क्या करेगा? अन्य बैंक से उधार मांगने जाएगा, अन्य बैंक के पास जाएगा, अन्य बैंक भी उधार नहीं देगा। मान लीजिए यह फिर मनी मार्केट में जाएगा। मनी मार्केट ये सब क्या होता है? किताब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहां भी इसको उधार नहीं मिलेगा। अब इसकी स्थिति यह है, कहने से सब जगह घूम आया, उधार नहीं मिल रहा है। दिक्कत क्या है कि कल ग्राहक आएगा इस बैंक से पैसा मांगने, ये ग्राहक जाएगा इस बैंक से पैसा मांगने। मान लीजिए ये ग्राहक जाएगा इस बैंक से पैसा मांगने। अगर बैंक ने कह दिया, पैसा मांगने जाएगा, जो अपना जमा किया निकालने जाएगा। अगर बैंक ने कह दिया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है,
तो ये ग्राहक वहां से गुस्सा के आएगा, कहेगा कल आऊंगा सारा पैसा निकाल दूंगा। और ये ग्राहक ये बातें अन्य लोगों से भी बता देगा, कह रहे भैया एसबीआई में पैसा रखे हो, मैं गया था वो बोल दिया पैसा नहीं है, 2-4 दिन में निकाल लो, डूबने वाला हो। तो ढेर सारे लोग इस बैंक की तरफ क्या होंगे, भगने लगेंगे। ढेर सारे लोग इस बैंक की तरफ क्या होंगे, ये सारे लोग भगने लगेंगे पैसा निकाल ले। इसे ही कहते हैं बैंक रन की स्थिति। बैंक रन की स्थिति बड़ी खराब स्थिति है। अगर किसी बैंक के सामने बैंक रन हो जाए, मतलब उस बैंक में जितने लोगों ने पैसा जमा किया सब निकालने के लिए दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, भाई हमारा पैसा दो, तुम डूबने वाले हो, या बैंक डूब जाएगा। तो जब किसी बैंक के सामने ऐसी क्राइसिस आ जाती है, ऐसा तरलता का संकट आ जाता है और बैंक पैसे का संकट आ गया, वह बैंक अन्य बैंकों के पास उधार मांगने गया, नहीं मिला, वह बैंक मनी मार्केट में उधार मांगने गया, नहीं मिला, और मान लीजिए उसने पहले से आरबीआई से भी कर्जा लिया हो, नहीं चुकाया है, और बैंक एकदम हाथ खड़ा कर देता है, माई बाप बचा लो, त्राहिमाम एकदम करने लगता है। तो आरबीआई कहता है टेंशन मत लो, हम अंतिम ऋणदाता हैं। यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है, आरबीआई कहता है हम अंतिम ऋणदाता हैं, हम किसी भी कीमत पर बैंक रन की स्थिति नहीं होने देंगे, और आरबीआई उस बैंक को उधार दे देता है। इसीलिए बैंक को अभी 2-3 साल पहले प्रीम पूछा गया था, इसीलिए आरबीआई को कहता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता। यही होता है, इसी कंडीशन में आरबीआई अंतिम ऋणदाता बन जाता है। ये रहा अंतिम ऋणदाता। ठीक, एक शब्द होता है तरलता फंदा, लिक्विडिटी ट्रैप, इसे कहते हैं तरलता फंडा। यहां सरलता टाइप हो गया है, ये तरलता है। बताओ भैया, तरलता है, तरलता फंदा, इसे लिक्विडिटी ट्रैप भी कहते हैं। आइए बताता हूं, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल भी इसे कहते हैं। होता क्या है कि ये मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी है, या किसी देश की इकोनॉमी, ठीक, ये यहां खड़ा है उस देश का आरबीआई। आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा रहा है, ब्याज दरें घटा रहा है। ब्याज दरें क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो ब्याज दरें क्यों घटाता है, ताकि लोगों तक पैसा पहुंचेगा, सस्ता पैसा लोगों तक पहुंचेगा, और लोग क्या करेंगे, इस पैसे से खरीदारी करेंगे, और जब खरीदारी करेंगे तो मार्केट में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, और मार्केट में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाएं बेहतर होंगी, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कंडीशन यही है कि जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है तो अन्य बैंक भी घटा देते हैं, पैसा मार्केट में फ्लो होता है, सस्ता कर्जा मिलता है, लोग खरीदारी करते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? अब आगे समझाता हूं। तो आप कहोगे ये तो नॉर्मल स्थिति है गुरुजी, फिर लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? अब देखो लिक्विडिटी ट्रैप समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं, अब समझाता हूं लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता फंदा क्या है, तरलता जाल क्या है, समझाना। कभी कभी क्या होता है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, वह इंटरेस्ट रेट घटाता तो है, पैसा मार्केट में तो आता है, लोग खरीदारी नहीं करते हैं, अपने घर में कैश रखने लगते हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था के भविष्य पर भरोसा नहीं होता, उन्हें लगता है कि इकॉनमी चौपट होने वाली।
फिर ये गुस्सा करके फिर ये इंटरेस्ट रेट घटाएगा और घटाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग खरीदारी नहीं करेंगे, फिर कैसा बैंक से लेकर के रख लेंगे, फिर ये गुस्सा करके और घटाएगा कि कुछ, फिर ये लोग कैश अपने पास रख लेंगे। यानी लोग कैश जमा करने लगते हैं, और जब लोग कैश जमा करने लगेंगे तो बार बार ये घटा रहा है। एक दिन आएगा कि इंटरेस्ट रेट अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा ब्याज दरें नहीं घटाई जा सकती हैं। लेकिन खरीदारी नहीं करेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, लोग पैसा जमा करते ही रहेंगे। अब जब लोग पैसा अपने घर में रखेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन एकदम क्या हो गया, चौपट हो गया। और केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाया जा रहा है, लेकिन अब ब्याज दरें उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रही हैं, क्योंकि लोग अपनी पैसा कैश में जमा करने लगे हैं। इस स्थिति को कहते हैं कि अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई, तरलता के फंदे में फंस गई, क्योंकि तरलता बढ़ाई गई है, पैसा ले जाया गया है, लेकिन लोगों ने खरीदारी नहीं की है। और यहीं आकर के देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीतियां होती हैं, वो फेल कर जाती हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। अर्थात लिक्विडिटी ट्रैप की सीधी परिभाषा ये निकली कि लिक्विडिटी ट्रैप अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते तो रहते हैं, लेकिन लोग खरीदारी न करके पैसे को घर में रखने लगते हैं, करेंसी रखने लगते हैं। इससे होता क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड नहीं क्रिएट होती है, प्रोडक्शन नहीं होता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, देश के केंद्रीय बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी फेल की जाती है, और कहा जाता है अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस करके रह गई है। ये है तरलता फंदा। एक होता है, ये लास्ट है, हमने आसान आसान करके आपको बताया। एक होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। देखो इसका मतलब क्या है, सीधा सा एक एक लाइन वाला। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय मान लीजिए 100 रुपया है, तो कहा फार्मूला होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की कि व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर का भुगतान किया है प्लस उसमें से जो गैर कर का भुगतान किया है, उन दोनों को घटा दिया जाता है, जो बचता है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय 100 रुपया है, उसने इनकम टैक्स दे दिया है 10 रुपया, और अन्य प्रकार का भुगतान भी, तमाम प्रकार के पेमेंट, टोल टैक्स फैक्स मिला करके ये भी 10 रुपया दे दिया है, तो इसके पास बचा कितना, तो 80 रुपया। यानी एक्चुअल इनकम यही है 80 रुपया, न कि ये है। तो जो एक्चुअल इनकम जो उसके पास बचती है उसे ही व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। यानी कोई 100 रुपया कमा रहा है तो वो उसकी इनकम नहीं है, उसमें से जो टैक्स का भुगतान कर रहा है वो दे दीजिए, उसके अलावा जो अन्य चीज़ें का वो ईपीएफ इत्यादि में भुगतान कर रहा है वो निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचता है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। समझ में आ गई? 100 रुपया कमाई होता है, 100 रुपया व्यक्तिगत आय, 10 रुपया टैक्स देगा, 10 रुपया ने भुगतान करेगा, 20 घटा दो तो 80 रुपया का बच जाएगा, उसका व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बन जाएगा। एक है व्यक्तिगत कर अदायगी। क्या है? व्यक्तिगत कर अदायगी। किसी भी व्यक्ति पर जो पर्सनल टैक्स लगते हैं उसे व्यक्तिगत कर अदायगी कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स, आयकर। आयकर क्या है? व्यक्तिगत कर अदायगी है, हर व्यक्ति को अदा करना है। एक शब्द होता है मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का परिभाषा है, अभी इसको आसान कर दूंगा, कि उत्पादन की प्रक्रिया में फर्म का निवल योगदान। इसको कुछ यूं समझाते हैं, देखो हमारे हाथ में पेन है, इसमें इंक है, प्लास्टिक है, और यहां पर एक सेंसर लगा हुआ है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, ठीक। यानी हमने प्लास्टिक खरीदा, मान लीजिए 5 रुपए का प्लास्टिक इसमें लगा है। इसमें जो इंक लगी है, मान लीजिए 5 रुपए की इंक लगी है। वैसे इसमें इंक है नहीं, लेकिन पेन में आदत पड़ गई है इंक बोलने की, तो इसमें इंक, मान लीजिए इंक है, इसमें नहीं है, ठीक नहीं, लेकिन मान लीजिए इंक है। सेंसर इसमें एक लगा है, तो मान लीजिए 5 रुपए का सेंसर लगा है। यानी आपने 15 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 15 रुपए का, और इसे ले गए एक इंडस्ट्री में।
इंडस्ट्री, मशीनें लगी हैं, 5 रुपए का प्लास्टिक, 5 रुपए का इन, 5 रुपए का सेंसर, 15 रुपए का सामान लिया गया। इंडस्ट्री में पेन बन करके बाहर निकला, यह एक पेन बन करके बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो मार्केट में इसकी कीमत क्या हो गई? 25 रुपए। जिसे हम साधारण भाषा में उत्पादन कहते हैं, उसे अकाउंटिंग की भाषा में मूल्यवर्धन कहते हैं। इस इंडस्ट्री में किया क्या गया, इन मशीनों द्वारा किया क्या गया? 15 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया गया 25 रुपए में, इसे ही कहते हैं मूल्यवर्धन। ₹15 की वस्तुएं थी, इन्हीं वस्तुओं से एक नई वस्तु बनाई गई, और जब नई वस्तु बनाई गई तो उस नई वस्तु में का क्या होगा? वैल्यू बढ़ा दिया गया। नई वस्तु क्यों बढ़ाई गई? वैल्यू बढ़ाने के लिए। यानी 15 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, पेन बनाई 25 रुपए की, यानी फैक्ट्रियों में क्या कर दिया गया? 10 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया गया, मूल्यवर्धन किया गया। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे जीएसटी समझाएंगे तो वहां मूल्यवर्धन की बताएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी कि मूल्यवर्धन पर कैसे टैक्स लगता है। यानी किया क्या गया? 15 रुपए का क्या किया गया? 25 रुपया हो गया। तो फैक्ट्री में हुआ क्या? इन मशीनों ने किया क्या? तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक लिया, इंक लिया, सेंसर लिया और इससे एक पेन बना दी, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी तो कह सकते हैं कि 15 रुपए का मूल्यवर्धन 25 रुपए में कर दिया, 10 रुपया जोड़ दिया, ऐड कर दिया, बस इतनी सी बात। अब अगली बात की ओर चलते हैं। थोक कीमत सूचकांक, आखिरी बात है थोक कीमत सूचकांक। ठीक, देखो होता क्या है, किसी वस्तु की दो कीमत होती है, एक थोक कीमत, एक उपभोक्ता कीमत। थोक कीमत, जैसे हमारे हाथ में पेन है, तो जब किसी फैक्ट्री में बड़ी भारी मात्रा में पेन बनता है, यह कोई फैक्ट्री है, यहां से एक दो पेन थोड़ा बनता है, पता चला 1 लाख पेन बन गया, और 1 लाख पेन एक साथ निकल करके गोदाम में आएगा, वेयर हाउस में आएगा, यहां इसकी प्राइस कुछ अलग होगी। उसके बाद वेयर हाउस से सप्लाई चेन में जाएगा, ट्रक से ढुलाएगा, बड़े बड़े सप्लायर खरीदेंगे, वहाँ की कीमत कुछ और होगी, फिर अलग अलग शहरों में जाएगा, खुदरा दुकानदार खरीदेंगे, उसकी कीमत कुछ और होगी, फिर फाइनल दुकानों पर आएगा तो हमको किसी कीमत कुछ और मिलेगी। हर वस्तु में दुनिया की कोई भी वस्तु, हर वस्तुओं की थोक कीमत अलग होती है। हम जो खरीदते हैं एक एक वस्तु, उसे कहते हैं उपभोक्ता कीमत, वो अलग होती है। पेन जब बना होगा तो थोक कीमत अलग होगी, लेकिन दुकान से जब हम सकता है ये 25 रुपए का पेन मान लीजिए सपोज दैट है, ये हम दुकान से जा खरीदा, हो सकता है इसकी थोक कीमत 15 रुपए हो। तो दुनिया की एक हम क्या करते हैं, एक बास्केट बनाते हैं, बास्केट मतलब एक टोकरी बनाते हैं, और उसमें ढेर सारी वस्तुओं को रखते हैं, ढेर सारी वस्तुओं को रख देते हैं। एक दो जितनी वस्तुओं की हमें जरूरत होती है, मार्केट में दिखता है, पेन, कॉपी, कागज, किताबें, जूता, कपड़ा, दवा, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल, जितनी भी जरूरत होती है उन सभी वस्तुओं को रख देते हैं, सभी वस्तुओं को इस बास्केट में रख देते हैं। अब इस बास्केट का मतलब ये नहीं कि सचमुच का एक टोकरी बनाते और उसमें सब वस्तु रखते हैं, यह एक नाम दिया जाता है। ये मत समझना कि सब एक टोकरी बनाती है सरकार, उसमें बुलेट भी रख रही है, गाड़ी भी रख रही है, कपड़ा भी रख रही है, बेड भी रख रही है, दूध भी रख रही है, नहीं। ये बास्केट का मतलब है एक काल्पनिक बास्केट बनाते हैं और इसमें सभी वस्तुओं को रखते हैं, और फिर देखते हैं इन सभी वस्तुओं की जो थोक कीमत क्या है, थोक कीमत क्या है। फिर देखते हैं कि हर 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इन सभी वस्तुओं की थोक कीमत में परिवर्तन क्या आया है, औसत रूप से कितना परिवर्तन आता है, और इसी को क्या परिवर्तन है, इसको औसत परिवर्तन को निकालते हैं। और जो औसत परिवर्तन को निकालते हैं तो जिस सूचकांक के सहारे निकालते हैं उसे ही कहते हैं थोक कीमत सूचकांक, या यूं कहिए कि जो औसत परिवर्तन निकालते हैं वो थोक कीमत सूचकांक है। मान लीजिए पिछले महीने भारत का थोक कीमत सूचकांक जो था, इस महीने जब हम निकाले तो 2 रुपये मान लीजिए बढ़ गया,
यानी पिछले महीने मान लीजिए औसत थोक कीमत सूचकांक यक्स था, इस महीने यक्स +2 हो गया, तो हम कहेंगे यही 2 रुपया थोक महंगाई दर है। यही 2 रुपया क्या है? थोक महंगाई दर है। तो दोस्तों बातें इतनी ही थी। पूरी एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था तो पूरी हमारी कोशिश थी कि यूपीएससी के नजरिए से एनसीईआरटी को मैं आप तक लेकर के जाऊं, सरल लेकर के जाऊं, सहज रूप में लेकर के जाऊं और एक डिजाइनर रूप में लेकर के जाऊं कि एनसीईआरटी का जो चैलेंज है वो समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ा चैलेंज एनसीईआरटी का इकोनॉमी में ही है। गागर में सागर भरा गया है और उस प्रक्रिया ने काफी जटिल बना दिया है। हमने कोशिश की इसकी जटिलता समाप्त कर दें, आप तक एनसीईआरटी ले जाएं सरल रूप से, बोधगम्य रूप से और सुसंगठित रूप से। मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल रहा ये तो आप बताएंगे। फिलहाल हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं रही, हमने अपना 100% दिया आपको। मुझे उम्मीद है आप मेरे बड़े होनहार विद्यार्थी हैं, इस एनसीईआरटी का खूब उपयोग करेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, खूब बड़े बड़े सपने देखेंगे, 100% अपनी निष्ठा रखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अब बहुत जल्दी हम आपको टेक्स्ट बुक की ओर लेकर के जाएंगे, किताबें पढ़ाना शुरू करेंगे। तो एनसीईआरटी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भर भर करके प्यार दिया और इसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। बस मैं अपना परिश्रम जारी रखूंगा, यही मेरे तरफ से इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। बस आपको किसी लायक बना लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप लायक बन जाइए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आपके सपने पूरे हो जाएं, मेरे सपने अपने आप के पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मेरा सिर्फ यही सपना है कि ढेर सारे युवा होनहार विद्यार्थी आए, उनके हाथों में देश सौंपा जाए और भारत को सचमुच का विश्व गुरु बनाए। इस विश्व गुरु में बनाने की प्रक्रिया में ये थोड़ा सा योगदान है, क्योंकि आप ही लोग भविष्य के विश्व गुरु बनोगे। बड़े अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, सिविल सर्वेंट, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता आप ही लोगों को बनना है। हमें तो पीछे खड़े होकर के आपका स्वागत करना है, वंदन करना है, अभिनंदन करना है। तो एनसीईआरटी के कार्य को यही समाप्त करते हैं। अब किताबों की दुनिया में बहुत जल्दी मैं आपको लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से और हमें सूचित जरूर कीजिएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आया। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।